जब बात दूसरी दुनिया की होती है तो हमें सिर्फ भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल और जिन इनके ही बारे में ज़्यादा मालूम होता है। हाँ, अलग-अलग भाषाओं के अंदर इनके नाम ज़रूर अलग-अलग हैं, लेकिन जब हम इनका विश्लेषण करते हैं, तो वह इन्हीं 4-5 गिने-चुनी कैटेगरी के अंदर आते हैं। लेकिन क्या उस दूसरी दुनिया में बस इतने ही प्रकार के जीव हैं? क्या वह दूसरी दुनिया इतनी ही सीमित है? हम इंसानों की ही दुनिया में कई सारे प्रकार के जीव हैं, यहाँ तक कि हम इंसानों में ही कितने तरह के अलग-अलग दिखने वाले, अलग-अलग रहन-सहन वाले, अलग-अलग विचारों वाले और अलग-अलग तरह की ताकत रखने वाले लोग रहते हैं। तो क्या मुमकिन नहीं है कि दूसरी दुनिया में भी ऐसे ही कई सारे अलग-अलग तरह की ताकतें रहती होंगी, जिनसे हम अनजान हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरी कहानी, मेरी जुबानी। मेरा नाम है राजेंद्र और मैं एक फॉरेस्ट गार्ड हूँ। 2014 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट छत्तीसगढ़ के अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ था और 2014 से लेकर 2022 तक मैंने कंकेर डिपार्टमेंट के अंदर ड्यूटी की और फिर 2022 में मुझे एक अति दुर्गम भाग में भेज दिया गया। मैं किसी कारणवश आपको उस गांव का नाम तो नहीं बता सकता, बस इतना बता दूं कि वह काफी कम आबादी वाला गांव था, जहां ना तो सड़कें थी और ना ही बिजली। उस गांव के आखिर में हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस था और उसके आगे चेक पोस्ट थी। यहाँ से घना जंगल शुरू होता था। कुछ जगह पर तो बाइक जाने जैसा रास्ता तो था, लेकिन कुछ जगह पर तो पैदल जाना भी मुश्किल था। इतना वह घना जंगल था, गांव वालों को जंगल के कुछ हिस्सों तक जाने की अनुमति थी, लेकिन घने जंगल वाले इलाके में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी। गांव के लोग भी वहां नहीं जाते थे और ना ही कोई और। इसकी दो वजह थी। एक ये कि घने जंगल के अंदर आदिवासी समुदाय के लोग रहते थे और उन्हें उनके इलाके में किसी अजनबी को आना पसंद नहीं था, और दूसरी वजह यह थी कि उस जंगल में जुड़ी काफी सारी डरावनी अफवाहें गांव के अंदर फैली हुई थी। मेरा जब उस ऑफिस के अंदर पहला दिन था, उसी दिन हमारे वहां के इंचार्ज संजय सिंह, जिन्हें वहां के लोग बड़े बाबू कहते थे, उन्होंने मुझे साफ शब्दों में चेताया था कि बिना उनकी अनुमति के मैं जंगल के घने इलाके में ना जाऊं और ना ही वहां के आदिवासी लोगों से उलझूं। मैं एक वन रक्षक था, फॉरेस्ट गार्ड। जब मुझे जंगल के अंदर यहाँ वहां जाने पर पाबंदी लगाई गई तो मुझे बड़े बाबू पर थोड़ा शक हुआ। जंगल के अंदर लकड़ी और जानवरों की तस्करी होना आम बात है और अक्सर ऐसे गैर कानूनी कामों में किसी बड़े ऑफिसर की मिलीभुगत तो होती ही है। मेरे लिए वहां के कर्मचारी नए थे और उनके स्वभाव और उनके बैकग्राउंड के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। हाँ, वहां एक बात अजीब थी, कई सालों से बड़े बाबू का तबादला नहीं हुआ था। 12 साल के ऊपर हो गए थे और वह उसी डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे थे। जब कोई सरकारी अधिकारी कई सालों से एक ही डिपार्टमेंट के अंदर रहा हो तो थोड़ा शक होना तो जायज बात है। अब बड़े बाबू ने तो मुझे अकेले जंगल जाने से तो मना किया था, लेकिन एक दिन वही मुझे और बाकी कर्मचारियों को लेकर घने जंगल को दिखाने ले गए। दरअसल मैं वहां नया था, इसलिए जंगल का पूरा भाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की सीमा और वहां के चेक पॉइंट मुझे दिखाने जरूरी थे। इसलिए हम डिपार्टमेंट की गाड़ी लेकर जंगल का चक्कर लगा रहे थे। वहां का जंगल काफी ज्यादा घना और जंगली जानवरों से भरा पड़ा था। काफी सारे ऐसे दुर्लभ जीव थे जिनकी मौजूदगी ने मुझे वहां काफी हैरान किया। जंगल की सीमा और चेक पॉइंट देख लेने के बाद बड़े बाबू ने उस जंगल के अंदर रहने वाले आदिवासियों का कबीला भी दिखाया। उनका कबीला जंगल के काफी अंदर था, वहां तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। हमने काफी दूरी पर अपनी गाड़ी छोड़ दी और पैदल ही उस कबीले तक चलने लगे, ताकि मेरा उनसे और उनका मेरा परिचय बाबू करवा सके। मुझे बड़े बाबू ने साफ शब्दों में कहा था कि जंगल के अंदर ये आदिवासी जो भी करे उन्हें करने दिया करो, उनके किसी भी काम में तो हस्तक्षेप नहीं करोगे। मुझे ये बात काफी अजीब लगी, क्योंकि ये जंगल सरकार का संरक्षित इलाका था। किसी को भी कुछ भी करने की अनुमति यहाँ नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन बड़े बाबू का उनके प्रति झुकाव मुझे काफी साफ साफ महसूस हो रहा था। उन लोगों ने भी बड़े बाबू का काफी सम्मान के साथ स्वागत किया, जैसे वो उनके घर के ही लोग थे। उन आदिवासियों की अलग भाषा थी,
जिसे मैं तो समझ नहीं पा रहा था, लेकिन बड़े बाबू को वह अच्छे से आ रही थी। मुझे तो बड़े बाबू भी उसी समुदाय से लग रहे थे। जब मैं उन आदिवासियों के कबीले के अंदर घूम रहा था तो मैंने देखा कि वहाँ कई सारी ऐसी वस्तुएं थी जो वहाँ नहीं होनी चाहिए थी, जैसे शिकार करने के लिए बंदूक, पिंजरे, लोहे के बड़े बड़े भाले, जानवरों को पकड़ने के लिए लगाए जाने वाले ट्रैप। अब ये बात तो मैंने बड़े बाबू या किसी भी कर्मचारी के साथ नहीं कही, क्योंकि मैं समझ चुका था कि इन लोगों का इन तस्करी वालों लोगों से साठ गांठ है। मैंने तय किया, इन लोगों को रंगे हाथ पकड़कर इस पूरे गैंग का भांडा फोड़ूंगा। इसलिए मैं उस वक्त चुप रहा। उसके बाद मैं हर रोज अकेले जंगल में शिकारियों की तलाश में यहाँ वहाँ घूमने लगा। हालांकि जंगल बहुत ही बड़ा और घना था, तो ये काम इतना भी आसान नहीं था। ये काम करते हुए मुझे लगभग 6 महीने बीत गए थे, लेकिन अब तक कोई शिकारी मेरे हत्थे नहीं चढ़ा था। हाँ, लेकिन शिकार तो हो रहा था, ये पक्का था। और अक्सर मुझे पूर्णिमा वाली रात के अगले दिन ही शिकार हुए जानवरों के अवशेष मिलते थे, यानी वह शिकारी पूर्णिमा की रात को ही शिकार करते थे। जाहिर सी बात थी कि पूर्णिमा की रात को उजाले की वजह से उन्हें शिकार करने में आसानी होती होगी। जब मैंने ये बात बड़े बाबू को एक बार बताई तो उन्होंने उन सारे सबूतों को ही झुठला दिया और कहा कि इस जंगल में कोई शिकार नहीं करता। जो आदिवासी यहाँ है वह सारे के सारे शाकाहारी हैं, इसलिए मैं ऐसी फालतू की बातों के पीछे अपना वक्त जाया ना करूं। लेकिन मैंने तो तय कर लिया था कि मैं बड़े बाबू और उनकी गैंग का पर्दाफाश करके ही दम लूंगा। एक ऐसी ही पूर्णिमा वाली रात थी। चांद पूरी तरह से खिला हुआ था और उसकी साफ रोशनी से पूरा जंगल जगमगा रहा था। उस रात मैंने तय किया कि मैं घने जंगल के इलाके में जाऊंगा, क्योंकि चांद की काफी साफ रोशनी थी और उस रोशनी में उस घने जंगल में मैं साफ साफ देख सकता था। तो चलने में भी मुझे कोई मुश्किल नहीं आएगी। खाना खाने के बाद तकरीबन 10:30 बजे मैंने देखा कि हमारे क्वार्टर के सारे घरों की लाइटें बंद थी। बाहर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तब मैं चुपचाप अपनी पिस्टल लेकर घने जंगल की ओर बढ़ गया। जंगल का रास्ता वैसे भी खराब ही होता है, इस वजह से मैं काफी संभल कर और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उस रात जंगल में कुछ अजीब सी खामोशी थी। किसी भी जानवर की कोई भी आवाज नहीं गूंज रही थी। जानवर मानो जैसे डर के मारे कहीं छिप गए हो। ऐसी खामोशी को महसूस करते हुए मुझे समझ आ गया कि जरूर आसपास कहीं शिकारी हैं। मैं काफी संभल कर और बिना किसी आवाज किए वहां से जा रहा था। अब किस ओर जाना है ये मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि जंगल चारों ओर एक जैसा ही दिखता था। और आखिर शिकार कहाँ हो रहा होगा ये मैं नहीं जानता था। मैं बस किसी तरह से कोई भी आवाज सुनने की कोशिश में लगा हुआ था कि तभी मुझे किसी जानवर की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। वह आवाज किसी जंगली सुअर की थी। मुझे शक हुआ कि दूर जंगली सुअर का शिकार किया जा रहा होगा, इसलिए मैं तेजी से उस आवाज की ओर बढ़ा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया उस जंगली सुअर की आवाज तेज होती गई और साथ ही मुझे कई सारे लोगों की चहल पहल की आवाज भी आने लगी। मैं जानता था कि मैं सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ और कुछ ही समय बाद मैं उस जगह पहुँच गया जहाँ शिकार हो रहा था। वह एक थोड़ा खुला मैदान था जिसके चारों ओर झाड़ियाँ थी। खुले मैदान के अंदर 3 लोग मौजूद थे, जिसमें से 2 लोग एक बड़े से पिंजरे के अंदर एक जंगली सुअर को बंद कर रहे थे। उनके पास एक हिरन भी था जिसके गले में लोहे की जंजीर बंधी हुई थी और वह उन दोनों जानवरों को कहीं ले जाने की फिराक में थे। अब मेरे पास पिस्टल तो थी, इसलिए मैं बिना डरे उनके सामने आ गया और उन पर बंदूक तान दी और कहा, तीनों के तीनों वहीं रुक जाओ वरना गोली चला दूंगा। चांद की उस दूधिया रोशनी में पहले तो मैं उन तीनों को पहचान नहीं पाया था, लेकिन जैसे ही मैं उनके नजदीक गया मैं उन्हें पहचान गया। उन तीनों में से एक आदमी उस आदिवासी बस्ती का मुखिया था और वह 2 लोग उसकी बस्ती के थे। अच्छा, तो ये मुखिया भी शामिल है। चलो छोड़ो उन जानवरों को। देखो बाबू, तुम इस झमेले में ना ही पड़ो तो बेहतर है।
तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ और हमें हमारा काम करने दो। क्यों, तेरे बाप का जंगल है क्या? मैंने तैश में आकर जवाब दिया, जिस पर उस मुखिया के दोनों साथी तिलमिला उठे। उनमें से एक ने जोर से कहा, देख सरकारी बाबू, हमारे काम में टांग मत अड़ा, वरना वरना क्या बे साले, यही गोली चलाकर ठोक दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और मेरे ऐसे तेवर देखकर उस मुखिया ने थोड़ी नरमी से कहा, देखो बाबू, हमें कोई झगड़ा नहीं चाहिए। हम ये शिकार अपने लिए नहीं लेकर जा रहे हैं। ये तो हमारा रिवाज है। हम इन्हें बलि के लिए ले जा रहे हैं, और इसकी बलि नहीं दी तो हम पर भारी संकट आ सकता है। साले 2 सेकंड के अंदर तुमने उन जानवरों को नहीं छोड़ा तो तुम्हारी बलि यही दे दूंगा, समझे? तुम्हारे बाप का जंगल है क्या? मैं ये सब गुस्से से बोल ही रहा था, तभी किसी ने पीछे से मेरी गर्दन पकड़ ली और मेरे हाथ से मेरी बंदूक छीन कर मुझे जमीन पर पटक दिया। मैंने देखा कि वहां तकरीबन 8 से 10 उस कबीले के लोग थे और उन सब के हाथ में बंदूक थी जो उन्होंने मेरी ओर तान रखी थी। तभी वह मुखिया उनकी भाषा में कुछ बोला और फिर उन लोगों में से 2 लोग आगे बढ़े और उन्होंने गुस्से से मुझे उठा लिया और मेरे हाथ पीछे की ओर बांध दिए। देखो, तुम ये गलत कर रहे हो, मैं एक सरकारी आदमी हूँ और मुझे कुछ हुआ तो तुम्हारे कबीले का देखो क्या हाल करेंगे पुलिस वाले। अब मैं अपनी जान बचाने के लिए उन्हें डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन लोगों पर मेरी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। वह उनकी आदिवासी भाषा में बात कर रहे थे जो मेरी समझ के परे थी। हाँ, बस मैं इतना समझ गया कि वह कहीं जाने की जल्दी कर रहे थे। उसके बाद उन लोगों ने सुअर, हिरन और मुझे, हम तीनों को कहीं जल्दबाजी में ले जाने लगे। उस वक्त मैं काफी डर गया क्योंकि मैं अकेला था और वह जंगल का इलाका। अगर इन आदिवासियों ने मुझे मार भी दिया तो शायद ही मेरी तलाश होगी और शायद ही किसी को पता चलेगा। अब मैं डर गया था, इसलिए मैं उनसे जान की भीख मांगने लगा, अपने आप को छुड़ाने की विनती करने लगा। लेकिन वह मेरी बात को अनसुना कर मुझे जानवरों की तरह घसीटते हुए लेकर जा रहे थे। काफी दूर चलने के बाद उनके साथ कुछ और साथी जुड़ गए। उनके हाथों में मशालें थीं और कई तरह की पेड़ों की टाहनियां उन्होंने पकड़ी हुई थी और काफी सारे नींबू उनके थैले में और उनके हाथों में पकड़े हुए थे। ऐसे लग रहा था कि वे किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं। उन सब के हाथों में तेज हथियार भी थे, जिससे मेरा दिल और भी ज्यादा धड़कने लगा। मैं उनसे अपनी जान बख्शने की भीख मांगने लगा। मैं डर रहा था। उस वक्त मेरा गला भी सूख चुका था, इसलिए मैं भी खामोश हो गया था और चुपचाप उनके साथ चल रहा था। वह मुझे जंगल के काफी ज्यादा घने भाग में ले गए थे। वहां एक दलदल से भरा तालाब था। उसके अंदर पानी से ज्यादा कीचड़ था। तालाब के पीछे पत्थरों की एक दीवार थी और उसके आगे थोड़ा खुला और साफ किया हुआ मैदान था। जब सारे लोग वहां आए तो सबने अपने अपने हाथ लाया हुआ सामान वहां रख दिया और फिर वह उस मैदान से काफी पीछे झाड़ियों के पास जाकर खड़े हो गए। वह जो 2 लोग मुझे पकड़ कर लाए थे, उन्होंने मुझे मैदान के बाहर एक पेड़ से बांध दिया। जब मैंने उनसे अपने आप को छुड़ाने की विनती करने लगा तो उनमें से एक ने कहा, तू मरेगा नहीं, बस खामोश रह, चिल्लाएगा, शोर शराबा करेगा तो मारा जाएगा। उनकी ये बात मेरी समझ से परे थी, लेकिन जान बचाने के लिए उन्होंने दी हुई चेतावनी मैंने ध्यान में रखी और उनके कहे अनुसार चुपचाप खड़ा रहा। उस वक्त वहां सन्नाटे जैसी खामोशी थी और डर जितना मेरे चेहरे पर था, उससे ज्यादा डर अब मुझे उन लोगों के चेहरे पर दिखाई दे रहा था। डर के मारे सारे लोग वहां चुपचाप थे। कुछ 4-5 लोग उस मैदान के अंदर रुके हुए थे, जिसमें से वह मुखिया भी शामिल था, और बाकी सब मैदान छोड़कर बाहर खड़े थे। उसके बाद मैदान में खड़े उन लोगों ने थैले खोले। एक थैले के अंदर राख भरी हुई थी। उनमें से 2 आदमियों ने उस थैले को उठाया और वह उस तालाब के चारों ओर उस राख से लकीर खींचने लगे। उस राख की लकीर पर हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर उन्होंने आधे कटे नींबू भी रखे। उन्होंने उस राख की लकीर से तालाब और मैदान को भी घेर लिया था। जिस पेड़ से मुझे बांधा गया था उसके ठीक 5-6 फीट आगे वह लकीर थी। उसके बाद उन लोगों ने मैदान के बीचों बीच साथ लाए हुए पेड़ों की टहनियों का रोका
और वहां पर जंगली सुअर और हिरन को बांध दिया और मैदान को घेरे हुए मशालें गाड़ दी। जब सब तरफ मशालें गाड़ दी गईं, तब उस मुखिया ने एक इशारा किया। उसके इशारा करते ही बहुत सारे लोग तेजी से वहां से घने जंगल के अंदर चले गए, कुछ पेड़ों पर आकर बैठ गए। मुखिया मेरे पास आया। उसने थैले में से एक बोतल निकाली। उसका ढक्कन खोलते ही मैं समझ गया कि वह गौमूत्र की बोतल थी। मुखिया खुद के ऊपर कुछ बूंदें छिड़की, उसके साथियों पर भी छिड़की और उसके बाद उस पूरी बोतल मेरे ऊपर डाल दी। मेरा पूरा शरीर गौमूत्र से भर गया। वह क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं बस बेबसी से उन्हें देख रहा था। गौमूत्र छिड़कने के बाद बाकी लोग भी आसपास के पेड़ों पर चढ़ गए और मुखिया उसी पेड़ पर चढ़ गया जिस पेड़ से मुझे बांधा गया था। आधी रात हो चुकी थी, चांद सीधा सिर के ऊपर था और उसकी सफेद रोशनी की चादर उस तालाब और खुले मैदान में फैली हुई थी। खामोशी इस कदर थी कि हवा से हिल रहे पेड़ों के पत्तों की आवाज के अलावा सब कुछ जैसे खामोश था। पेड़ों पर चढ़े उन आदिवासियों के मुंह से भी कोई आवाज निकल नहीं रही थी और सब खामोशी से तालाब की ओर देख रहे थे। काफी समय तक तो उस पूरे इलाके में किसी तरह की कोई हलचल महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ। कुछ समय बाद ऐसा हुआ, उस दलदल भरे तालाब में हलचल शुरू हो गई। तालाब के अंदर से छपछपाने की आवाजें आने लगी। कीचड़ के अंदर कोई हलचल हो रही थी, ऐसी आवाजें आने लगी। चांद पूरी तरह से खिला हुआ था, लेकिन चांद की रोशनी धुंधली होती है, इसलिए वहां क्या हो रहा था समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि कीचड़ फैल रहा हो और वह सूखे मैदान की ओर बढ़ रहा हो। मैंने उस ओर काफी बारीकी से देखने की कोशिश की और जो मुझे दिखा उसे देख मेरी सांस ही अटक गई। उस दलदलीय तालाब से, कीचड़ से सनी कई सारी कृतियां बाहर आ रही थी। वह कृतियां इंसानों जैसी थी। उनका सिर था जिस पर पूरी तरह से सफेद आंखें थी। चेहरे पर घावों के निशान थे। चेहरे के कुछ हिस्सों की चमड़ी गल चुकी थी, जहां से उनकी जबड़े की हड्डियां दिख रही थी। मुंह के दांत किसी जंगली जानवरों जैसे थे। हाथ और पैर इंसानों के मुकाबले लंबे और पतले थे और वह जीभ बंदरों की तरह चलते हुए इस कीचड़ से बाहर आ रहे थे। वह तकरीबन 10 से 15 ऐसे जीव थे। अब वह कोई जंगली जीव थे, प्रेत थे या भूत थे, मुझे नहीं मालूम था, लेकिन वह काफी डरावने और घिनौने थे। वह गुर्रार रहे थे और धीरे धीरे खुले मैदान में आने लगे और उन बंधे जानवरों के नजदीक जाने लगे। उन्हें नजदीक जाता देख सुअर और हिरन जोर जोर से आवाजें निकालने लगे और उन्हें बंधी हुई रस्सियों को तोड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन रस्सियां काफी मजबूत थी, जिस वजह से वह जानवर वहां से भाग नहीं पा रहे थे। देखते ही देखते उन अजीब से दिखने वाले जीवों ने उन जानवरों को चारों ओर से घेर लिया। उन जीवों के बीच में से एक जीव इंसानों की तरह दोनों पैरों पर चलते हुए आगे आया। उसने सबसे पहले हिरन को छुआ। वह उसे सूंघने लगा और देखते ही देखते उसने उस हिरन के गले को काट लिया और उसका मांस खाने लगा। और जैसे ही उसने एक शिकार किया, बाकी जीव भी सुअर और हिरन पर टूट पड़े और उन्हें जिंदा ही खाने लगे। वह किसी जंगली जानवरों की तरह उनका मांस उन जिंदा जानवरों के शरीर से नोच रहे थे। उस पूरे सन्नाटे भरे जंगल में अब जानवरों की चीखों की और उन जीवों के गुर्राने की आवाज गूंज रही थी। वह दृश्य इतना डरावना और घिनौना था कि मेरी आत्मा तक कांप गई थी, लेकिन मैं बंधा हुआ था और जाता भी कहाँ। मुझे डर लग रहा था कि कहीं उन जानवरों की तरह मेरा भी ये हशर तो होने वाला नहीं, और अगर ऐसा होने वाला भी होगा तो मैं उसे टाल नहीं सकता था। इसलिए उन अजीब से जीवों की नजर में ना आने के लिए मैं चुपचाप वैसे ही खड़ा रहा। मैदान के अंदर खून खराबा तकरीबन आधे घंटे तक चला। जानवरों ने तड़प तड़प कर कब के प्राण त्याग दिए थे। अब वहां सिर्फ उन जीवों के गुराने की आवाजें ही थी जो वहां बचा कुचा मांस खा रहे थे। तभी उनमें से एक जीव जो दो पैरों पर चल रहा था, उसने मुझे देख लिया और वह धीरे धीरे चलता हुआ मेरे नजदीक आ गया। उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। चेहरे के कई भाग की चमड़ी गल चुकी थी, जहां से हड्डियां और अंदर की नसें दिख रही थी।
उसके दांत जंगली जानवरों की तरह नुकीले थे और अभी खून से सने लाल हो चुके थे। उसकी आंखें बाकी जीवों की तरह पूरी सफेद नहीं थी, बल्कि इसकी आंखों के अंदर की पुतलियां थी वो लाल रंग की थी। शरीर की भी चमड़ी की जगह से कई जगह से शरीर की चमड़ी गल चुकी थी और उसका धड़कता दिल साफ साफ दिख रहा था। वह गुर्रा रहा था, रफ से खींची लकीर तक आ गया था और वहीं से मुझे सूंघने की कोशिश करने लगा। मैं समझ गया कि उस लकीर के कारण वह आगे नहीं आ रहा है। वह काफी देर तक मुझे घूरता हुआ वहीं रुका रहा और फिर वह लौटकर तालाब की ओर जाने लगा। उसके साथ उसके जैसे बाकी जीव भी उस तालाब के अंदर चले गए। उसके बाद काफी देर तक वहां शांति छाई रही। तालाब स्थिर हो चुका था। वह सारे जीव फिर से तालाब के अंदर समा चुके थे। अब उस पूरे मैदान में उन दोनों जानवरों के खून से सनी मिट्टी और उनकी कुछ हड्डियों के अलावा और कुछ भी नहीं था। फिर एक एक करके सारे आदिवासी पेड़ों से उतर गए और एक जगह इकट्ठे हो गए। दो लोग मेरे नज़दीक आए। उन्होंने मुझे पेड़ से जात कर दिया। मेरी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी। इतने घिनौने जीव और इतना डरावना दृश्य मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। मैं वहाँ बोलने तक क्या, कुछ सोचने तक के काबिल नहीं बचा था। मैं इतना डरा हुआ था कि बार बार यहाँ वहाँ देख रहा था कि कहीं से वह जीव फिर से ना आ जाए। उसके बाद वह आदिवासी मुझे कब अपने साथ अपने कबीले ले गए मुझे समझ में नहीं आया। उन्होंने मुझे सोने के लिए कमरा दिया, लेकिन उस रात डर के मारे मैं एक पल भी सो ना पाया। मैं इतना डर चुका था कि कमरे के कोने में दुबक कर बैठा रहा। आंख लगते ही वह डरावने चेहरे मेरे सामने आने लगते। सुबह ठीक से समय मुझे याद नहीं, लेकिन अचानक एक जानी पहचानी आवाज़ मैंने सुनी। वह बड़े बाबू की आवाज़ थी और शायद वह कबीले के अंदर आए थे। कुछ देर बाद वह मेरे कमरे में आए। मुझे कमरे के कोने में दुबका हुआ देख वह मेरे बाजू में आकर मुझे गले से लगाते हुए कहा, डरो मत राजेंद्र, सब ठीक है, तुम सुरक्षित हो। मैं रात भर से डरा हुआ और परेशान था और जब उन्होंने मुझे इस तरह गले लगाया तो अचानक मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैं जोर जोर से रोने लगा। उस वक्त वह अनजाना आदमी मुझे अपने पिता के जैसा महसूस हो रहा था। मेरी ऐसी हालत देख वह उस कबीले के मुखिया से और बाकी लोगों से जोर जोर से गुस्से से बातें करने लगे। वह उन आदिवासियों की भाषा में बात कर रहे थे तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उनके अंदाज से मैं इतना जान गया कि मेरी इस हालत के लिए वो उन्हें डांट रहे थे, उनको धमका रहे थे। उसके बाद बड़े बाबू मुझे उस जंगल से बाहर निकालकर एक शहर ले गए और वहाँ मुझे एक होटल के अंदर का कमरा दिया। मुझसे कुछ दिनों तक वहाँ रुकने के लिए कहा था कि मेरा डर थोड़ा कम हो जाए। उसके बाद वह सारी बातों को भुलाने में मुझे काफ़ी समय लगा। जब बड़े बाबू को लगा कि मेरी मानसिक स्थिति ठीक हो चुकी है, तब उन्होंने मुझे उस जंगल से जुड़ी और उन अजीब से दिखने वाले जीवों से जुड़ी सारी बातें बताई कि आखिर वह जीव क्या थे, कौन थे, वह आदिवासी उन्हें भोजन क्यों देते हैं और इस जंगल के साथ उनका क्या संबंध है। इन सारे सवालों के जवाब बड़े बाबू ने मुझे दिए, जो मैं आपको अपने आने वाली अगली वीडियो में उन सारे जवाबों के बारे में तफसीर से बताऊंगा, आखिर उन्होंने मुझे क्या बताया। मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।